नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था 6 फरवरी 2023 को, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। हमें उम्मीद है आप काफी दम लगाकर मेहनत करके आप अपना साइंस का कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे और आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे उसे। तो ये रहा हमारा आज का मोटिवेशन। नेवर से यू कैन नॉट डू इट। कभी भी ये ना बोलें कि आप नहीं कर सकते हैं। से आई हैवंट डन इट एट। हम किसी भी कीमत पर उस काम को करेंगे। अब आपने कसम खा के रखी हुई है कि आप अपने एग्जाम में 130 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, तो वो आपके आएंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं इसीलिए। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। Pieces of three different materials, wood, metal and glass, of equal masses and temperature are removed from hot oven, dropped into crushed ice. What will melt more of ice? क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बोल रहा है कि समान द्रव्यमान और तापमान के तीन भिन्न भिन्न पदार्थ है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा क्या है? लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। दूसरा हमारा क्या है? कोई एक धातु है। क्या है? एक धातु है। और तीसरा हमारा है कांच। क्या है? तीसरा हमारा कांच है। तो हमको बोला गया कि सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों को गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। कर दिया, सबसे पहले हमने इसे गर्म कर दिया, काफी गर्म कर दिया। इससे मतलब वो लाल हो जाता ना, उस प्रकार से हमने इसे गर्म कर दिया। आगे क्या बोल रहा है कि गर्म कर दिया, उसके बाद में क्या किया, कुचली हुई बर्फ में डाला जाता है। किसमें डाला? हमने डाला इसे बर्फ में। किसमें डाल दिया उसको? किसमें? बर्फ में डाल दिया। तो सवाल ये है कि बर्फ में डालने के बाद में जो बर्फ होगी किसमें ज्यादा पिघलेगी? क्या होगी? किसमें ज्यादा पिघलेगी? सवाल ये है हमारा। तो देखिए, लकड़ी, धातु और कांच में से सबसे ज्यादा पिघल बर्फ को पिघलाएगा वो कौन पिघलाएगा? वो पिघलाएगा हमारा कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा? हमारा पिघलाएगा मेटल, जो धातु हमारी वो पिघलाएगी। परंतु जो हमारा आंसर की आई थी उसमें ये बोला गया था कि जो लकड़ी होती है वो ये काम करेगी। कौन करेगी? लकड़ी हमारा ये काम करेगी। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर अगर हमारी मानेंगे जो किताबों में लिखा हुआ उसके हिसाब से आपका ए आंसर होगा। कौन सा? धातु होगा। परंतु जो आंसर की ने माना है वो क्या मानना है? वो उन्होंने बुझ माना है, लकड़ी मानना है। तो आप इसको मतलब कंफ्यूजन में रहिएगा कि ए या बी में से कोई एक आंसर इसका हो सकता है आपका। ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल है। सवाल दूसरा क्या है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी वाला इसका मतलब जो आपके नेक्स्ट स्लाइड है वहां पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर इंग्लिश वाला है। अब दोनों एक पे नहीं आ पाए क्योंकि वो क्वेश्चन जो थे हमारे कैसे थे, काफी बड़े थे। और अगर एक एक स्लाइड पर लेकर आते हैं इन दोनों को तो आपको दिखाई नहीं पड़ता सही से। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर प्रोवाइडेड विद पिंक कलर्ड चाइना रोज सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमारे पास क्या है? हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब है। इस प्रकार के मान लीजिए हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब है, और उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें हमारा क्या भरा हुआ है कि एक, तीनों में क्या है? चाइना रोज। जो आपका क्या होता है? गुड़हल होता है ना? क्या होता है आपका? गुड़हल का सॉल्यूशन है। किसका है आपका? गुड़हल का है। ठीक है ना? तीनों में मिला हुआ है ये, इस प्रकार से सॉल्यूशन तीनों में मिला हुआ है। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब you add 2 drops of solution A and get dark pink color। हमने क्या किया, इसमें जो सॉल्यूशन ए था टेस्ट ट्यूब ए वाले में, उसमें कोई भी एक सॉल्यूशन जाता है ए वाला, तो उससे क्या हुआ, जो रंग हुआ वो कैसा हो गया? रंग उसका डार्क पिंक हो गया। कैसा रंग हो गया उसका? डार्क पिंक रंग हो गया है। आगे हमारा ऑप्शन क्या है? आगे बोल रहा है, इन सेकंड टेस्ट ट्यूब you add 2 drops of solution but there is no change in color। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। अगर ये कोई भी सॉल्यूशन जा रहा है इसमें तो क्या हुआ? नो चेंज। क्या हो गया? इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। किसमें? बी वाले में। आगे बोला गया, क्या बोला गया हमारा यहाँ पे कि इन थर्ड टेस्ट ट्यूब यू एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन सी एंड गेट ग्रीन कलर। जो हमने क्या किया, इसमें डाला जो सॉल्यूशन सी डाला,
उससे क्या हुआ, उससे हमें मिला ग्रीन कलर मिला। कौन सा मिला? ग्रीन कलर मिला यहाँ पे हमको, ठीक है ना। कौन सा मिला हमको? हरा रंग मिला यहाँ पे। तो सवाल ये है, क्या है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए बी और सी। हमारे ए बी और सी क्या होंगे ये हमको बताना है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास कौन सा गुड़हल का सॉल्यूशन है, फूल के गुलाब का, गुड़हल के, तो अगर वहां पे क्या मिल रहा है, डार्क पिंक कलर मिल रहा है, तो वो कब मिलता है? वो तब मिलता है जब यहाँ पर क्या हो, हमारा अम्ल हो, क्या हो, ए से जो हमारा वहां पे, ठीक है ना। और वहीं पर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है वो कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। मतलब वो ना तो एसिड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है हमारा, वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है हमारा। इसलिए वहां पर कैसा मिल रहा है? कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। और वहीं पर अगर आपका जो कलर है वो कैसा हो गया? ग्रीन हो गया हमारा, तो इसका मतलब है वो कैसा है? वो हमारा सॉल्यूशन है पूरा बेसिक, बोले तो क्षार की है। तो आपकी बात समझ में आई। ए में हमारा क्या? एसिडिक है, बी हमारा न्यूट्रल है और सी कैसा? हमारा बेसिक है। तो इसका आपका हो जाएगा, कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी वाले में। ए हमारा एसिडिक, बी न्यूट्रल और सी कैसा? हमारा बेसिक है। आपने जो इंडिकेटर थे हमारे, क्या थे इंडिकेटर्स, वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे। जैसे आपका क्या होता है, लिटमस हो जाता है, गुड़हल हो जाता है आपका, और आपकी हल्दी हो जाती है। ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए, मतलब इस सेशन में ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ये मतलब फर्स्ट टाइम आया था इस टॉपिक से। ये क्या है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू इंडिकेट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो आपका होता है ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, क्या होता है आपका? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। उसके हिसाब से कौन कौन से स्टेप्स आपके फॉलो किए जाएंगे, ये हमको बताना है। प्लांट में क्या होता है आप भी जानते हो, कि जो आपके नाले का पानी होता है उसको इस प्रकार जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनमें यहाँ पे साफ किया जाता है। साफ करने के बाद में फिर ये पानी दोबारा से कहाँ छोड़ दिया जाता है? जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं क्या है? सबसे पहले करते हैं क्या है? हम करते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि प्लास्टिक बैग हुए हमारे, रिमूव्ड बाय पासिंग वेस्ट वाटर थ्रू बार स्क्रीन। बोले तो बड़ी वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक की थैली को अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। जो हमारे क्या होते हैं, बड़े बड़े टाइप के प्लास्टिक के बैग हो गए या कोई और चीजें, मतलब सामान होगा, उसको हम निकाल देते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम उसके बाद हम क्या करते हैं? वेस्ट वाटर एंटर अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। कहाँ पे लेके जाते हैं? जहाँ पर अपशिष्ट जल से एक बजरी और रेत निष्कासन टंकी में प्रवेश करता है। जहाँ पर क्या होता है, आपकी जो पानी होता है, जो आपका गंदा पानी होता है, वहां से जो रेत होती है नीचे बैठ जाती है, और ऊपर वाला जो थोड़ा बहुत साफ पानी होता है वो हमारा आगे उसको भेज देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम sand, grit and pebbles are made to settle by decreasing the speed of incoming wastewater। आवक आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके बालू, बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। क्यों बैठने दिया जाता है? क्योंकि वो जब वो बैठ जाएंगे तो आगे जाके हम उस पानी को निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं वाटर इज मेड टू सेटल इन लार्ज टैंक विद अ स्लोप इन द मिडल। मध्य में ढलान वाले एक टंकी में जल को रख दिया जाता है, ठीक है ना। देन आखिरी में क्या करते हैं? आखिरी हम करते हैं स्लज इज स्क्वेड आउट एंड स्कीमर रिमूव द फ्लोटिंग ग्रीस। अपबंक को हटाया जाता है और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी जाती है। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ था, पता कहाँ से आया हुआ था? वो आया था आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी बायो से। कभी कभी क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट, मतलब जो टॉपिक होता है वो तो सेम रहता है, परंतु जो क्वेश्चन जो का लेवल हो जाता है वो कहाँ पहुंच जाता है? आप क्लास 12th तक आपका एग्जाम का लेवल पहुंच जाता है। तो आप इस जो आप तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के डराया मत कीजिए, क्योंकि मतलब एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है आपके एग्जाम में जो आपके
कॉन्सेप्ट को आपको नहीं आता होगा। तो इसीलिए कहते हैं जो बाकी जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं वो आप करिएगा, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 130 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। बाकी के हमारे जो 20 मार्क्स हैं वो तो हमें गलत करके ही आने हैं। 20 सवाल ऐसे होंगे जो हम पे नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने बनेंगे, हमको 130 प्लस बनेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए सवालों को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ वायर फॉर्मिंग at free end of a circuit consisting a cell and switch are connected on the following after another। एक सेल और एक स्विच वाले एक क्या है सर्किट में खुले सिरे को तारों के साथ में क्या किया एक के बाद जोड़ा जाता है। क्या है, यहाँ पर आपके पास में कितने हैं, 2 तार हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 तार हैं, ये इस प्रकार का, ठीक है ना। उसके बाद में एक तरफ क्या है, एक तरफ हमारा क्या है, सेल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या हमारा स्विच है। उसके बाद में क्या है, हमारा स्विच है दोनों के पास में। आगे बोला गया है कि जो हमारा ए वाला तार है, कौन सा, ए वाला और बी वाला, ये जो तार है उसका क्या है, अब वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस कितनी उसकी 3 मिलीमीटर है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो हमारी 5 सेंटीमीटर है, और थिकनेस कितनी है उसकी, वो है 3 मिलीमीटर है। किसकी, ए वाले की। 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 3 सेंटीमीटर क्या उसकी मोटाई है। आगे क्या बोल रहा है बी वाले में कि बी अब वायर लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 7 मिलीमीटर। इसकी भी क्या लेंथ हमारी सेम है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और थिकनेस कितनी है उसकी 7 मिलीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 7 मिलीमीटर क्या उसकी मोटाई है। तो हमको बताना है आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा हमारा सही होगा, ये हमको बताना है। इसको समझने से पहले आपने एक लॉ पढ़ा होगा, कौन सा वाला, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। कौन सा लॉ है, ये हमारा है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका हीट कितनी बराबर होती है, हीट के बराबर होती है एच बराबर आई स्क्वायर आर, और टी के बराबर कितनी होती, इतनी होती, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। और जो हमारा आर होता है रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, वो हमारा होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है, रो इक्वल टू आर इक्वल टू रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए होता है हमारा। अगर हम क्या करें, आर की वैल्यू पर हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए एच हमारा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। किसके हो जाएगा, आपकी थिकनेस के हो जाएगा, कि जो हमारा हीट एच होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर हमारा ज्यादा है तो एच क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच हमारा कम हो जाएगा, और वहीं पर एच ज्यादा है तो ए हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारी कौन सी वाली, पहली वाली, उसकी थिकनेस वो कैसी है, 3 मिलीमीटर है। क्या 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 है, कम है, किसके मुकाबले, 7 के मुकाबले बी वाले के। तो उसकी जो क्या हो जाएगी, तो हमारा जो एरिया है हमारा वो कम है, तो वहां से हीट ज्यादा पास होगी, किसमें, ए वाले में हमारी जो होगी हीट ज्यादा पास होगी एज कम्पेयर टू बी वाले के मुकाबले। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा, ए वाला बोल रहा है, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ ए। ए में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, ठीक है ना। आपको सवाल समझ में आया। इस सेट में क्या है कि आपके कुछ नए नए टॉपिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं जो हमने आपको पहले नहीं करवाए थे, इसीलिए समझाने में आपको टाइम लग रहा है। अगर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है तो आप उसको देख लीजिएगा सही से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 5 हमारा। रिएक्शन हमारी R1 एंड R2 दो रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि क्विक लैम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लैम। बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा चूना उत्पन्न कर लेता है। देखिए जो हमारा चूना है वो क्या है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा, इसे बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपके पानी के साथ में, अब क्या कर रहा है, पानी के साथ में, वाटर के साथ में, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। इसे बोलते हैं हम क्या है, इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बुझा चूना बोलते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्विक लाइम को बिना बुझा चूना, और इसे बोलते हैं स्लेक्ट लाइम को बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और उसके बाद में रिएक्शन हमारी बी वाली कौन सी है, R2 हमारा है बुझा चूना रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है, चूना पत्थर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चूना पत्थर उत्पन्न होता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। इसे बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं चूना पत्थर बोलते हैं। अगर आप ये दोनों अभिक्रिया देख पा रहे होंगे, दोनों रिएक्शन देख पा रहे होंगे, तो ये कैसे, ये हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी हमारी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। विस्थापन अभिक्रिया पता ही है आपको क्या होती है, और आपकी विभेदन अभिक्रिया पता आपको क्या होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, R1 इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और R2 भी क्या है, दोनों हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। यहाँ पर जो सवाल था वो ये था कि आप जो ये अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस है हमारी, वो कौन सी रिएक्शन किस प्रकार की होंगी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है। 6 बोल रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा असर्शन ओरिजिन का सवाल आया हुआ है। पिक्चर प्लांट कैप्स इंसेक्ट, जो हमारे घट परड़ी पौधे होते हैं वो कीटों को फंसा लेते हैं। तो ये क्या, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो आपके पिक्चर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैप करते हैं। अब सवाल आपसे ये है कि वो इंसेक्ट को कैप क्यों करते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि मतलब वो इंसेक्ट को कैप क्यों करते हैं, जबकि उनके पास क्लोरोफिल भी होता है। क्या होता है, उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन बना सकते हैं, परंतु फिर भी वो इंसेक्ट को कैप करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, ये हमारा असर्शन हमारा सही है। रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि पिक्चर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड। घट पड़ी पौधे में अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे पिक्चर प्लांट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वहां से वो अपना खाना बना सकते हैं। तो रीजन हमारा क्या हो जाएगा, रीजन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा वाला, ए हमारा सही है और आर के हमारा गलत है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 7। 7 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मतलब वहीं से आया हुआ, कहाँ से, जो आपके रिएक्टिव की सीरीज है वहां से सवाल आया हुआ। देखिए ए कंपाउंड रिएक्ट विद एक्स विद जिंक टू प्रोड्यूस ए एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव्ड। क्या बोल रहा है कि एक यौगिक है, कौन सा हमारा एक्स, कि हमारा एक्स है हमारा, जो हमारा जिंक के साथ में अभिक्रिया करके ए और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उसने क्या किया, उसने रिएक्ट किया किसके साथ में, जिंक के साथ में, और क्या बना दिया, उसने बना दिया ए। क्या बनाया, उसने बनाया ए, और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस उसने रिलीज कर दी। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला गया हमसे, क्या बोला गया है, परंतु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल उत्पन्न करता है। क्या करता है, वही जो हमारा क्या था, एक्स था, एक्स हमारा जो था, एक सेकंड जगह छोड़ते हैं आपके लिए यहाँ पे, जो हमारा एक्स था वो क्या कर रहा था, वो जो हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा था, वो बना रहा था हमारा क्या, जल उत्पन्न कर रहा था। क्या कर रहा था, कोई हमारा वायु बना रहा था और जल उत्पन्न कर रहा था H2O। तो हमको बताना है कि ये जो हमारा x है, क्या हमारा x वो क्या होगा, ठीक है ना, ये हमको बताना है। तो देखिए जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा NaOH। अगर उसकी रिएक्शन होती है किसके साथ में, जिंक के साथ में, तो क्या बनता है, वो बन जाता है हमारा Na2। क्या बन जाता है, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाती है, सही है ना। उसी प्रकार से अगर हम NaOH की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, तो हमारा बन जाता है क्या है, NaCl, और वाटर हमारा रिलीज हो जाता है यहाँ से, है ना। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा हो गया कौन सा वाला, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा। परंतु सीन क्या होता है
कि इसके अलावा भी हमारा क्या होता है के ओ, इस तरह हमारा मतलब जो NaOH ने काम किया है उसी प्रकार से KOH भी रिएक्शन करता है हमारा, क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्शन करता है, किसके साथ में, इन दोनों के साथ में रिएक्शन वो कर सकता है, ठीक है ना। और सेम प्रोडक्ट हमारा बनाएगा, कैसे बनाएगा, सेम प्रोडक्ट बनाएगा वो। तो देखिए इसका आपका जो आंसर है, किसमें आपका जो आपकी क्या थी ऑप्शन आंसर की, उसमें क्या था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ए वाला भी और बी वाला सी वाला दोनों आपके आंसर्स थे इसके, ठीक है ना। इस सवाल के आपके कौन क्या थे, आपके ए और सी दोनों आपके आंसर थे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा एक है, 8 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सवाल सिंपल सा है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा आप लोग अपनी अपनी। अ कंटेनर ए कंटेन 10 लीटर ऑफ वाटर वेयर एज कंटेनर बी कंटेन 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल। ए पात्र में 10 लीटर जल है, जबकि बी पात्र में क्या है, 10 लीटर हमारे सरसों का तेल है। अगर मान लीजिए हमारे पास में एक ये कंटेनर है और दूसरा हमारे पास में ये कंटेनर है, एक में हमारा क्या भरा हुआ, एक में हमारा जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एक में हमारा जल भरा हुआ है, और वहीं पर दूसरे में क्या भरा हुआ है, दूसरे में हमारा मस्टर्ड ऑयल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मस्टर्ड ऑयल। बोले तो क्या होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हमारा, ठीक है ना। आगे बोला गया, क्या बोला गया हमारा कि द वाटर इन बोथ द कंटेनर्स इज इनिशियली 40 डिग्री सेल्सियस both the containers are now heated to 70 डिग्री सेल्सियस। दोनों पात्रों में जल प्रारंभिक समय में क्या था, 40 डिग्री पे सेल्सियस पे था दोनों चीजें, उसके बाद में 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही होगा, ये हमको बताना है। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में दोनों का था हमारा टेम्परेचर कितना, शुरुआत में था इसका कितना, ये था हमारा कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, कितना था हमारा, शुरुआत में हमारा था कितना, 40 डिग्री सेल्सियस था, 40 डिग्री सेल्सियस था हमारा टेम्परेचर इसका, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में कितना हो गया, उसका हमारा हो गया कितना, 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमारा ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन ए में क्या होगा, अधिक ऊष्मा स्थानीय होगी। तो अगर आपको पता हो जल कैसा होता है, जल का हमारा जो घनत्व होता है कैसा होता है, कम होता है, और तेल का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो गर्मी होगी ए में ज़्यादा ट्रांसफर हो जाएगी एज कम्पेयर टू आपका इस वाले में, ऑयल वाले में। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगर आपके इस सेट में आपके कुछ क्वेश्चन आपके टफ आए थे, तो आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब बहुत ही सिंपल से थे आपके। देखिए सिक्का लुक्ड एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सिक्का जो है उसने क्या किया, एक लीफ को देखा, किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उसने, एंड ऑब्जर्व न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग। उसने क्या देखा, काफी छोटे छोटे से क्या उसमें छिद्र पाए जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट आर दिस, तो वो जो छेद हैं वो क्या होते हैं। अब ये बात अगर आपको, अगर आपके आपने बायो पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं क्या है, स्टोमेटा होते हैं, क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं स्टोमेटा, रंध्र होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप बता ही दीजिए जबकि रंध्र होते हैं वो किस काम में हेल्प करते हैं, मतलब बोले तो उनका काम क्या होता है। देखिए ये जो सवाल है आपका वो किस प्रकार का है, जैसे आपने देखा होगा ना, आपका एसिड रिएक्ट विद बेस तो क्या बनता है हमारा, बन जाता है क्या, सॉल्ट बनता है। और ये कैसी होती है, ये हमारी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीन अभिक्रिया होती है हमारी ये। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे क्या दिए हुए हैं, अम्ल दिए हुए हैं और बेस दिया हुआ है हमारा, अम्ल और क्षार दिया हुआ है, और ये हमारा सॉल्ट है, क्या है, लवण है हमारे। तो यहाँ पर कुछ हमारे दिए हुए हैं, जैसे ए बी और सी हमको बताना है ये क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ एसिड HNO3, क्या लिखा हुआ है, HNO3 लिखा हुआ है। उसके बाद में हमको बताना बेस क्या होगा, और क्या बन गया हमारा, ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया, क्या बन गया, MgN
3 का होल ट्वाइस क्या बन गया, ये बन गया हमारा। तो जो हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम देखें आपका कौन सा वाला, बी वाला, अब बी में हमारा जो अम्ल है वो क्या है, H2SO4 है, और हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, K2SO4 बन गया हमारा, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, KOH हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा यहाँ पर है कैल्शियम नाइट्रेट, और क्या बन रहा है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बन रहा है, और ये क्या हमारा बेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा HNO3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा HNO3। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलिए अब देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या हमारा सिंपल सवाल है कि a student trying to find the approximately focal length of a convex lens। अब ये बताइए कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है हमारा, वो हमारा होता है इस प्रकार से, है ना। While locating the image of a distance building on the wall, he getting blurred image on the wall, what should he do to get clear image। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी एक दीवार पर दुरस्त इमारत की छवि को उत्पन्न करना चाह रहा है, किस पे ऊपर, एक दीवार के पास में, इस प्रकार की दीवार है वहां पे। उसने क्या किया, उत्तर लेंस इस्तेमाल किया है, ये क्या हमारा उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है, क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है किसकी, फोकस दूरी का, कि फोकस दूरी उसकी कितनी होगी। आगे बोल रहा है उससे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई रही है, उसको धुंधली छवि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है दीवार पर। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उससे क्या करना होगा, तो ये हमको बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, उससे उसे करना पड़ेगा हमारा कि लेंस को उसकी स्थिति के आधार पर या तो दूर या दीवार की ओर लेके जाए, जिससे हमारा जो इमेज बनेगी दीवार पर वो कैसे हो जाएगी, साफ बन जाएगी हमारी। द लेंस कुड बी मूव्ड आइदर अवे और टुवर्ड्स द वॉल डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा हमारा क्या है 14, क्या हमारा 12 है हमारा। देखिए जहां पर जो सवाल आया वो किसके आया हुआ है, वो आ रहा है न्यूट्रिशन ऑफ रूमिनेंट। ऐसे जो जो ऐसे हमारे जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, रूमिनेंट पाया जाता है, क्या होता है, रूमिनेंट डाइजेशन। हिंदी में समझाएं तो आपको मतलब देखा होगा आपने, जो भैंस या गाय होती हैं वो पहले क्या करती हैं, खाना खा लेती हैं, उसके बाद पेट से बाहर निकालती खाना है, क्या करती हैं, पेट से बाहर निकालती हैं, और मुंह में उसके जुगाली करती हैं, क्या करती हैं, जुगाली करती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूमिनेंट डाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे रीमन होता है, देन रेटिकुलम, देन ओमेसम, देन हमारा एब्डोमेन, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस होता है, ये हमको बताना है इस सवाल के अंदर, क्या बताना है कि कहाँ से कहाँ पर क्या जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी होती क्या है, स्वेलिंग होगी, क्या होगी हमारी, स्वेलिंग होगी, निकलना गाय की करेगी, सबसे पहले निकलेगी। उसके बाद में उसमें होगा पार्शियल डाइजेशन होगा, क्या होगा, आंशिक पाचन होगा। उसके बाद वो चबाएगी, उसके बाद में कंप्लीट डाइजेशन होगा, संपूर्ण पाचन होगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अ गर्ल being a positive charge rod and a negative charge rod on one by one near a very thin stream of water dripping from a tap। एक लड़की एक धनावेशी क्षण और एक ऋणावेशी क्षण को एक के एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई। अब ये क्या है, अगर मान लीजिए ये हमारी क्या है, टंकी है, क्या है, ये हमारी एक प्रकार की टंकी मान लीजिए, ठीक है ना।
ये उसका हैंडल हो गया, कितनी गंदी टंकी बनाई हमने। और उसके नीचे से क्या आपकी एक धारा बह रही है पानी की। उसने क्या किया, उस लड़की ने एक छड़ लेके आई है इस प्रकार की, और एक छड़ दूसरी ये है। ये क्या, ये हमारी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की है, और ये हमारी निगेटिव चार्ज की है। कैसी है, पॉजिटिव और निगेटिव है। अब लाने के बाद में क्या होगा, ये हमको बताना है कि जो धारा होगी उसकी पानी टंकी की, वो किस तरफ चली जाएगी। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी और निगेटिव चार्ज होगा तब भी, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा वो होता है ना, क्या होता है हमारा हमारा जो वाटर होता है H2O, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका H2O होता है। जब वो ब्रेक होता है किसमें हो जाता है, वो H पॉजिटिव और OH निगेटिव ब्रेक होता है कि नहीं होता है। इसीलिए उस पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होगा, दोनों तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा हमारा। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, टूवर्ड्स बोथ पॉजिटिव चार्ज रॉड एज वेल एज नेगेटिव चार्ज रॉड। धनावेशी छड़ और ऋणावेशी दोनों छड़ों की तरफ क्या होगा, वो धारा होगी मुड़ेगी हमारी, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है आपसे। ये पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है, देखिए, व्हाट आर ए एंड बी, ए और बी क्या होंगे, हमको ये बताना है। हमारा ए है प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, धरती में जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये हमको बताना है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। बोले तो अंतः संपंदन, क्या बोलते हैं, अंतः स्पंदन बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमारा B2 क्या है, बी हमारा ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भूजल को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हमें एक्वा फायर। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमें एक्वा फर, ठीक है ना। बोले तो जलभर बोलते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पॉलिनेशन, परागण के संदर्भ में कौन सा हमारा सत्य है, ये हमको बताना है। अब पहले तो हमें आप ये बताइए परागण के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक मीडियम होता है जिसकी हेल्प से आपका पॉलन जो होता है पराग, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इसमें पराग पराग से वर्गिक कार्य पर स्थानांतरण सम्मिलित होता है, ठीक है ना। जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो कहाँ से कहाँ पे जाता है, वो एंथर से स्टिग्मा के पास जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर स्टेप ए और स्टेप बी लिखा हुआ है। स्टेप ए क्या है कि few drops of sulfuric acid added to a copper sulfate powder and a small amount of hot water। कॉपर सल्फेट पाउडर गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कुछ बूंदें डाली जाती हैं। तो हमको बताना जो चेंज होगा वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा या हमारा केमिकल चेंज होगा। तो देखिए ऐसा हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा केमिकल चेंज। कैसा होगा, ये हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज होगा। कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा हमारा। अब वहीं पर हमारा क्या है, ये है ऑन कूलिंग द अबव ब्लू कलर्ड क्रिस्टल आर सेपरेटेड। उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग का क्रिस्टल क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाती फिजिकल चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा हमारा, बोले तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेप ए के हमारा केमिकल चेंज है और स्टेप बी के हमारा फिजिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हमारा है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या हमारी एक मैचिंग है।
क्या है, मैचिंग है। देखिए आपको पता है ना कि छिड़का होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एसिडिक एसिड होता है। क्या होता है, विनेगर में क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। कौन सा, एसिडिक अम्ल होता है। और वहीं पर जो हमारा क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड, उसमें क्या होता है, वो होता है किसमें, वो होता है हमारा किसमें, टोमेटो में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है हमारा किसमें, टमाटरों में होता है। और वहीं पर फॉर्मिक एसिड किसमें होता है, वो होता है हमारा बी में। जो हमारे मधुमक्खियों का जो टंक होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और वहीं पर जो हमारा क्या होता है, हमारा एप्पल होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा मैलिक अम्ल होता है। क्या होता है, मैलिक एसिड होता है उसमें। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 18 है। 18 हमारा सिंपल सवाल है। देखिए, रीड द स्टेटमेंट बिलो। जहां पर हमारा S1 और S2 दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि S1 तो आ गया हमारा, लेकिन S2 हमारा नहीं आ पाया। चलिए कोई बात नहीं, S2 हमारा यहाँ पर रह गया। देखिए हमारा S1 क्या है, S1 हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किसी सितार के तारों को कसना उसके उत्पन्न ध्वनि का क्या होता है, तारक कम हो जाता है, कम करता है। देखिए जब हम किसी को तारों को कसते हैं तो क्या होता है, उसका तारत्व कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसा होता है, बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। तो ये क्या इस पर हमारा गलत हो गया। S2 क्या बोल रहा है, S2 हमारा बोल रहा है कि ध्वनि का तारत्व तार के त्वरण पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। जो ध्वनि का तारत्व होता है वो त्वरण पर क्या करता है, निर्भर करता है हमारा। तो S2 क्या, S2 हमारा सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। S1 हमारा सही है, असत्य है, और S2 कैसा हमारा, S2 हमारा सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 19 है। 19 बोल रहा है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कैसा है, ये हमारा है आवास अबाव अबावयी श्वसन है हमारा। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, वहां पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अबावयी श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है, ये हमको बताना है। तो कौन सा होता है हमारा, सब बच्चे जानते होंगे कि इसमें हमारा लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारा बनता है। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा, केवल डी वाला। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 बोल रहा है कि अ टीचर हैज बाउंडेड, एक टीचर है, उसने क्या किया, बाउंड अ लॉन्ग पीस ऑफ कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। क्या किया, एक शिक्षक ने तांबे के तार को, एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर क्या क्या कुंडली रूप में क्या क्या लपेट दिया। अगर मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक कील है, क्या है हमारी, एक कील है। उसने क्या किया, एक तार को लिया और इस प्रकार से उस पर लपेट दिया। क्या किया, उस पर लपेट दिया उस तार को। आगे बोला गया फ्री एंड फ्री एंड ऑफ द वायर आज कनेक्टेड टू द सेल थ्रू अ स्विच। जो उसके एंड थे उसने क्या किया, इस प्रकार जो उसके एंड थे उन्होंने एक सेल से क्या किया, जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया। ठीक है ना। व्हाट विल हैपेंस व्हेन स्विच इज क्लोज। क्या होगा अगर स्विच को हम क्या कर दें, बंद कर दें। तो देखिए अगर हम इसमें करंट पास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी ये जो होगी हमारी, वो कैसे काम करेगी, वो करेगी एक प्रकार की मैग्नेट की तरह काम करेगी, चुंबक की तरह काम करेगी। और वहीं पर अगर हम इसे क्या कर दें, करंट इसको रोक दें, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। द आयरन नेल विल बी बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट। लोहे की कील क्या होगी, एक अस्थायी चुंबक की तरह क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस
should be emphasized by a teacher for a development of a critical thinking among students। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी किन क्रियाओं पर शिक्षक को बल देना चाहिए। किसके लिए, तार्किक चिंतन के को मतलब बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या क्या काम करने चाहिए, ये हमको बताना है। तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है विलिंगनेस टू रिव्यू वर्क डन फॉर इट्स फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। किए गए कार्य और में और अधिक सुधार हेतु पुनर्वलोकन की सहज इच्छा होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको और बेहतर करने के लिए उनकी क्या होनी चाहिए, मदद करना चाहिए। तो ये बिल्कुल कैसा है हमारा, बिल्कुल ही ऐसा हम कर सकते हैं। स्टेटमेंट बी हमारा है आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड आर फॉर एंड अगेंस्ट द मेथड एडॉप्टेड। अपनाई गई विधि के पक्ष में और उसके विरुद्ध पहलुओं की याद करना चाहिए कि जो पक्ष उन्होंने जो चीज उन्होंने जो विधि उन्होंने इस्तेमाल की बच्चों को समझाने के लिए, क्या वो सही है या वो गलत है। अगर वो गलत है तो इसके अलावा हम कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी क्या एक प्रकार की, इसको भी हम सही मान सकते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट से हमारा है गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी एकत्रित करना। और वहीं पर स्टेटमेंट ये हमारा है रेस्पेक्टिंग अदर पॉइंट ऑफ व्यू। एक दूसरे के विचारों को क्या करना, दृष्टिकोण का सम्मान करना, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ए और जो बी है वो कैसे हैं, तार्किक चिंतन के लिए तार्किक चिंतन के विकास के लिए हेल्पफुल है हमारे। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 22। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द साइंस एंड इट्स प्रोसेसेस एक्यूरेटली। यहाँ पे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की व्याख्या नहीं करता है, ये हमको बताना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है, क्या है, साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। विज्ञान कैसा है, अधिगम का एक अंतः विषय परक है। बिल्कुल सही बात है, साइंस में हमारे बहुत चीजें आती हैं। ऑप्शन बी हमारा है, क्या है, साइंटिस्ट प्रिफर अ थ्योरी विच एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन फ्यूअर अजम्पशंस। वैज्ञानिक उस सिद्धांत को अधिक श्रेय देते हैं जो कुछ ही मान्यताओं के आधार पर अवलोकनों की एक बड़ी संख्या की व्याख्या करता है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो उन सिद्धांतों को मतलब अच्छा मानते हैं जो कुछ ही एक्सेप्शन के अलावा मतलब उनमें लार्ज जो होते हैं मतलब काफी ज्यादा उसके फायदे होते हैं। ऑप्शन हमारा सी है। ऑप्शन सी क्या है आपका कि एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड लॉ may be described लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों को छोड़ा जा सकता है। तो ये भी क्या हमारा, ये भी एक प्रकार का सही स्टेटमेंट हो सकता है ऑप्शन बी सी वाला। और लास्ट स्टेटमेंट क्या हमारा, अ गुड साइंटिफिक थ्योरीज मस्ट बी नॉन फॉल्सिबल। एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभावना नहीं होती है। देखिए कोई भी सिद्धांत हो उसमें कभी ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं कि वो गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा डिस्क्राइब नहीं करता, किसको, साइंस को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है, जो चीज में हमारा डी वाला है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है हमारा सवाल नंबर 23। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सही है। हमारा ए और बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ए और बी दिए हुए हैं। तो इनके हिसाब से कौन सा हमारा सही होगा ये हमको बताना है। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला बोल रहा है लिक्विड एवोपरेट ऑन हीटिंग। द्रव्य जो होता है गर्म करने पर बाष्पीय हो जाता है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा एक प्रकार का निष्कर्ष है। क्या है हमारा, इंटरफेरेंस है। क्या है, इनफेरेंस है, इनफेरेंस है, ठीक है ना। बोले तो हमारा ये एक निष्कर्ष है। क्या है, निष्कर्ष है, ठीक है ना। और वहीं पर
हमारा ऑप्शन बी है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ गैस मोल्स। स्थायी तापमान पर जो दाब होता है आयतन और गैस के मोलों की संख्या को क्या करता है, व्यक्तु नापी करता है। ठीक है ना। तो ये कैसा हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारा क्या है, संप्रत्यय है। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैकल्पिक अवधारणा है, ये हमको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। हमारा ऑप्शन ए है, क्या है, शाइनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन डल ऑब्जेक्ट। चमकदार वस्तु में धुंधली वस्तुओं से क्या होती है, अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। ऑप्शन बी हमारा है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन टू आई फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी सीन। किसी वस्तु के दिखे पाने के लिए प्रकाश का जो स्रोत होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु तरफ जाता है, यानी कि नेत्र तक पहुंचता है। ऑप्शन सी हमारा है द कन्वर्जेंट लेंस चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट। अभिसारी लेंस जो होता है प्रकाश की चाल को परिवर्तित कर देता है। वहीं पर हमारा ऑप्शन डी है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द मीडियम। किसी माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कैसा हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है हमारा वो वैकल्पिक अवधारणाओं के लिए हिसाब से कैसा है, सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है, यहाँ पे हमारे पास S1 और S2 दो दिए गए हैं, ठीक है ना, और इनमें से कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है ये हमको बताना है। S1 हमारा क्या है कि साइंस अंडरगोस पैराडिग्म शिफ्ट। विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन होता है। कैसा होता है, प्रतिमान प्रतिदर्पण होता है हमारा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी S2 हमारा क्या है, व्हेन सेवरल एनालोगस एनामोलस ऑब्जर्वेशंस हैव accumulated the ascetic theories is in the state crisis। जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में हो जाता है। तो ये भी क्या, ये भी हमारा सही है, और दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर पा रहे हैं। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रीड द फॉलोइंग एक्सपेक्ट फ्रॉम द क्लास 8 साइंस की बुक है। कहाँ के, एनसीईआरटी से बुक से लिया गया, क्या लिया गया, यहाँ पर आपका दिया हुआ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, व्हाट एस्पेक्ट अबाउट साइंस आर हाईलाइटिंग इन द अबव एक्सपर्ट। जो ये दिया हुआ पैराग्राफ, उससे मतलब आप क्या सीख पा रहे हैं। तो क्या सीखते हैं, देखिए ये होता है किसके लिए, साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। जो विज्ञान होता है किस पे, एम्पेरिकल एविडेंस पर डिपेंड करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका क्या हमारा, विज्ञान अनुभवी प्रमाण पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है ना। चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू इनकुलेट साइंटिफिक टेम्पर फ्रॉम अमंग योर स्टूडेंट्स। अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव को आत्मसात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अपनाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में हमारा, एक्सप्लोरिंग इमीडिएट एनवायरनमेंट थ्रू इंक्वायरी। जांच द्वारा तत्कालीन पर्यावरण की खोज करना। बी हमारा है आस्क लर्नर्स टू रिकॉल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस। शिक्षार्थियों को विज्ञान के संप्रत्ययों और सिद्धांतों को स्मरण करने की क्या करना, कहना। अब जहां पर आपका रिकॉल या लर्न का आपका वो आ जाए, क्या जाए, याद करना या इसमें करना, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, वो कैसा हो जाएगा, साफ साफ गलत हो जाएगा हमारा। कैसा हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब वहीं पर आगे बोल रहा है क्या, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम बच्चों को प्रोत्साहित प्रश्न पूछने के लिए।
आगे बोलना हमारा फोस्टरिंग द वैल्यू ऑफ ट्रुथ थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ओपन माइंडेड टेस्ट। सत्य के मूल्य को खुली मानसिकता और प्रयोगों द्वारा क्या करना, विकसित करना। तो जो हमारा बी वाला उसे छोड़ के हमारे ए सी और डी कैसे हैं वो हमारे सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 28। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू आर डिस्कसिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन इन क्लास 7th। हम क्या कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों के साथ में, आप कक्षा 7 में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं। आगे क्या है, आगे बोल रहा है मॉइस्ट एयर इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। क्या बोल रहे हैं आप बता रहे हैं कि विद्यार्थियों को कि लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आर्द्र वायु आवश्यक है। जो भाई क्या होती है, मॉइस्ट एयर होती है, उसकी जरूरत पड़ती है मतलब आयरन की नेल पर कील पर जंग लगने के लिए। उसके बाद में आपका एक विद्यार्थी वो क्या पूछ रहा है हमसे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क, आपके विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है आपसे वुड आयरन नेल रस्ट इफ केप्ट इन बॉइल्ड वाटर, कि क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर क्या होगा, उसमें जंग लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सवाल है आपके बच्चे का, मतलब आपके जो विद्यार्थी उसका सवाल है। और आप पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, मॉइस्ट एयर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या पढ़ा रहे थे आप पढ़ा रहे थे लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आंध्र वायु की आवश्यकता होती है। तो इसके बाद में आप इस क्वेरी का क्या रिस्पॉन्स करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये आपका सवाल है। हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या हमारा बोल रहा है कि आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्कस द क्वेश्चन विद पीयर्स एंड फाइंड एन आंसर। विद्यार्थियों को सहपाठियों संग प्रश्न पर चर्चा करने और उत्तर ज्ञात करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन भी हमारा है द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक एंड कम विद द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अगली कक्षा में उत्तर देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी हमारा है adjust the students to designing the an investigation involving placing the nails and different conditions and report finding the to the class। विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने के लिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, आप हेल्प करेंगे। और ऑप्शन डी हमारा है रिजॉल्विंग स्टूडेंट्स क्वेरी बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट आंसर टू द हर क्वेश्चंस। विद्यार्थियों को प्रश्न का सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा क्या करना, शांत कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सी वाले ऑप्शन के साथ में जाएंगे कि बच्चे को क्या करेंगे, कील दे देंगे और अलग अलग जगह पर रखने कहेंगे अलग अलग मौसम में। उसके बाद में क्या उत्तर आता है बच्चे को खुद बोलेंगे कि आप इसका उत्तर लाके बताइए हमको आके। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है। देखिए अ टीचर वांट to use inquiry approach to identify substance using dissolving test. What would be the correct order for carrying out of the following task? एक शिक्षक जो है घोल परीक्षण द्वारा क्या कर रहा है, नमक और चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता है। तो निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा, ये हमको बताना है। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम students see animations to help explain that substances are made of different atoms so they dissolve differently। क्या करेंगे, विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने की सहायता करेंगे कि पदार्थ विभिन्न परमाणु से बने हैं और इसलिए वे विभिन्न प्रकार से घुलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, उनको बताएंगे, क्या बताएंगे कि स्टूडेंट्स आर गिविंग अननोन samples marked by ABCD consisting of sugar, salt, alum and sand। विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD देंगे जो कि ए क्या होगा हमारा चीनी होगा, बी हमारा नमक होगा, सी हमारा फिटकरी होगा और डी क्या होगा हमारा रेत होगा। देन आखिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ABCD इन डिफरेंट लिक्विड। विद्यार्थी पदार्थों में ABCD की घुलनशीलता
का परीक्षण विभिन्न द्रव्य में करते हैं। तो इसका आपको हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा आपका, पहले आपका आएगा बी, फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा, उसका बाद आपका आएगा ए, देन आपका आ जाएगा सी वाला, ठीक है ना। तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आज का आगे सवाल क्या है हमारा। अब आगे सवाल हमारा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स अ डेमोक्रेटिक साइंस क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला है टीचर प्रोवाइड अ सेफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। शिक्षक विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है। ऑप्शन बी हमारा है टीचर्स प्ले द रोल ऑफ मॉरल अथॉरिटीज टू मेंटेन डिसिप्लिन। शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारियों की भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी सी हमारा है टीचर्स कल्टिवेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स। शिक्षक विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न करता है। और डी हमारा है टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू डिस्कस प्रोसेस ऑफ डिस्कशन मेकिंग एंड क्वेश्चन द बेसिस ऑफ देयर डिसीजंस। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्णय लेने के प्रक्रमों पर चर्चा करने और उनके निर्णयों का आधार क्या है इस पर प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है। तो देखिए जो हमारे ऑप्शंस हैं चारों वो कैसे सारे हमारे सही हैं, परंतु उनमें से जो गलत है वो कौन सा है, हमारा ए वाला है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो में आती हो तो आप अपनी इस क्लास को शेयर किया कीजिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया कीजिए। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।